हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान के इतिहास का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 2011 से 2023 के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। इसमें हम लोगों को चार ऑप्शन दिया हुआ है। राजा राममोहन राय, इरास्मुक, हिक्की, गोविंद मोहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हिक्की। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हिक्की। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। डेट एकदम ध्यान से याद रखिएगा। 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सेठ हुक्मचंद, दूसरा ऑप्शन है जमशेद जी, नसरवान जी टाटा, तीसरा ऑप्शन है जीडी बिरला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेठ हुक्मचंद। ऑप्शन नंबर 1, सेठ हुक्मचंद। क्वेश्चन में बोल रहा था, किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। कहां पर, तो कलकत्ता में। इसका सही आंसर मैंने बताया है ऑप्शन नंबर ए, सेठ हुक्मचंद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है, स्पेनिंग जेनी क्या थी। स्पेनिंग जेनी जो थी क्या थी, आप लोगों ने अच्छे से बुक में पढ़ा होगा इसके बारे में। क्या थी, तो पहला ऑप्शन में है एक मशीन, दूसरा ऑप्शन में है एक व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन में है एक उद्योग, चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक मशीन। स्पेनी जेनी क्या थी, तो ये एक क्या थी, मशीन थी। ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में लिखा हुआ है, कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। चार ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है सूरत और मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर 2 में है मद्रास और हुगली, ऑप्शन नंबर 3 में है मद्रास और बम्बई, ऑप्शन नंबर 4 में है बम्बई और हुगली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत और मछलीपट्टनम। कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर होगा सूरत और मछलीपट्टनम। सूरत और मछलीपट्टनम भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, कॉस्टिस कौन थे। कॉस्टिस जो थे वो कौन थे। इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है बुनकरों का एक समुदाय, दूसरा ऑप्शन है बुनकर, तीसरा ऑप्शन है सूती वस्त्र बुनकर, चौथा ऑप्शन है भूमिहीन मजदूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बुनकरों का समुदाय। कॉस्टिस कौन थे, तो ये बुनकरों का एक समुदाय थे, बुनकरों का समुदाय। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 1874 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। कटाई और बुनाई मिल। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बम्बई जिसे हम लोग मुंबई भी बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है मद्रास जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास जिसे हम लोग चेन्नई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मद्रास चेन्नई। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। तो कहां पर, तो मद्रास चेन्नई में।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? यूरोपीय देशों में, कहाँ के देशों में? तो यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। भारत, यूरोपीय देशों में भारत देश के कपड़े की अत्यधिक मांग थी। कहां पर? तो यूरोपीय देशों में। एकदम ध्यान रखिएगा बच्चों, कहां पर? तो यूरोपीय देशों में भारत देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठेकेदार, व्यापारी, जमींदार और चौथा ऑप्शन है गुमास्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। किसे नियुक्त किया था? तो गुमास्ता को नियुक्त किया था। क्या करने के लिए? तो भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्जा का कपड़ा बनाने में मदद मिली? कौन सा मशीन आने के? तो इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, भाफ इंजन, फ्लाई शटल, स्पेनी जेनी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेनी जेनी। स्पेनी जेनी मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्जा का कपड़ा बनाने में मदद मिली। इसका सही आंसर क्या बोले मैंने बच्चों? तो स्पेनी जेनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? फिनिशिंग सेंटर, कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लंदन, हैम्पशायर, आइलैंड या वर्मोंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। इंग्लैंड का लंदन नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों लिखा हुआ है, न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया? न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन में है फोर्ड, दूसरा ऑप्शन में है जेम्स वाट, तीसरा ऑप्शन में है निकलसन, चौथा ऑप्शन में है आर्कराइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? तो जेम्स वाट जो थे वो न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए थे। कौन? तो जेम्स वाट। और आप लोगों ने सुना होगा कि भाप के इंजन का निर्माण किसने किया था? तो हम लोग पढ़े थे जेम्स वाट। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम लोगों को पूछा है औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन में है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन में है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन में है अमेरिका और चौथा ऑप्शन में है इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है वो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। कहां पर? तो इंग्लैंड में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों लिखा हुआ है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन में है आर्कराइट, तीसरा ऑप्शन में है फोर्ड, चौथा ऑप्शन में है निकलसन। इसका सही आंसर होगा 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स वाट।
क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। आप लोगों ने जीके में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स वाट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी। इसमें 4 ऑप्शन है, जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन में है निकलसन, तीसरा ऑप्शन में है जेम्स हारग्रीव्स, चौथा ऑप्शन में है रिचर्ड आर्कराइट। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। क्या है, तो रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट जो थे वो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बनाई थी। रिचर्ड आर्कराइट सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बनाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी। बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर, तो बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन है, 1854, सेकेंड ऑप्शन है 1855, थर्ड ऑप्शन है 1856 और चौथा ऑप्शन है 1857। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1854। क्या आंसर होगा, तो 1854। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया। इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया। इसमें 4 ऑप्शन है, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, भूमिगत रेलवे, चौथा में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों स्पिनिंग जेनी। क्या आंसर होगा, तो स्पिनिंग जेनी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इंग्लैंड में किस नई तकनीकी की शुरुआत, किस नई तकनीकी की शुरुआत से महिलाओं को क्रोधित कर दिया था। तो कौन सा नई तकनीकी, तो स्पिनिंग जेनी मशीन। इंग्लैंड में स्पिनिंग जेनी मशीन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बताने से पहले बच्चों मैं बता दूं, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों की पकड़ अच्छी रहेगी तो आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बड़े ध्यान से याद कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है G77 से आप क्या समझते हैं। G77 से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन में है संपन्न देशों का समूह, दूसरा ऑप्शन में है अफ्रीकी देशों का समूह, तीसरा ऑप्शन में है एशियाई देशों का समूह, चौथा ऑप्शन में है विकासशील देशों का समूह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विकासशील देशों का समूह। G77 से आप क्या समझते हैं, तो G77 से विकासशील देशों का समूह ये हम लोग समझते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी। इसमें पहला ऑप्शन में है युद्धोत्तर सैन्य व्यवस्था, सेकेंड ऑप्शन में है युद्धोत्तर राजनीतिक व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन में है युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 युद्धोत्तर आंतरिक आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 युद्धोत्तर आंतरिक आर्थिक व्यवस्था क्या थी, तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी, तो युद्धोत्तर आंतरिक आर्थिक व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर 3 इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी जातियां, तो यूरोपीय जातियां। इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन में डच अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है अंग्रेज फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है पुर्तगाली डच और चौथा ऑप्शन में बच्चों लिखा हुआ है फ्रेंच डच। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली डच। पुर्तगाली डच जो थे वो भारत आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां थी। यूरोपीय जातियां कौन सी, तो पुर्तगाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और आप लोग जब चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों तो इसमें जरूर जाने होंगे इस क्वेश्चन को। 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी
बहुत तेजी से फैली थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निमोनिया, चेचक, चर्म रोग या फिर रिंडरपेस्ट। इसका सही आंसर होगा रिंडरपेस्ट। कहाँ फैला था? तो अफ्रीका के मवेशियों में यह बीमारी फैली थी। कौन सी बीमारी? तो रिंडरपेस्ट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? निम्नांकित में से कौन सा देश, वह कौन सा देश है जो विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसलों को वीटो कर सकता है? इसका प्यारे बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारत, श्रीलंका, अमेरिका और जापान। भारत, श्रीलंका, अमेरिका और जापान। इसका आंसर होगा बच्चों अमेरिका। कौन सा ऑप्शन होगा? अमेरिका। अमेरिका देश जो है वो विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना? कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेशक बनाने में सहायक ना बना? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है रिंडरपेस्ट, दूसरा ऑप्शन में है गन पाउडर, तीसरा ऑप्शन में है चेचक के जीवाणु, चौथा ऑप्शन में है आलू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आलू। आलू जो था वो दूर दूर के देशों को उपनिवेशक बनाने में सहायक ना बना। नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किन्हें धुरी शक्तियां समझा जाता है? कौन सी शक्तियां? तो धुरी शक्तियां। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है जापान, इटली और फ्रांस, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है नाज़ी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 2, नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। ये क्या थे? तो नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली जो थे वो धुरी शक्तियां समझा जाता है, इन्हें धुरी शक्तियां समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, किस संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? किस संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, UNO और सुरक्षा परिषद, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विश्व बैंक और IMF, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है G77 और G8 और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी? 4 ऑप्शन में है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। अमेरिका में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। किस देश से? तो अमेरिका देश से। ये देश वाला थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन करता है, इसलिए इसको ध्यान से याद कीजिएगा। अगर एक बार में वीडियो नहीं याद होगा तो एक बार वीडियो को और जरूर देखिएगा, जिससे कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है 1914 से 1918, दूसरा ऑप्शन में है 1916 से 1920, तीसरा ऑप्शन में है 1936 से 1944 और चौथा ऑप्शन में है 1939 से 1945। हमसे द्वितीय विश्व युद्ध पूछ रहा है। अगर पहला विश्व युद्ध पूछता तो इसका आंसर होता 1914 से 1918, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध पूछा है तो इसका आंसर होगा 1939 से 1945। कौन सा? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लासेस को ज्वाइन करके जरूर प्राप्त करें। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है?
चैप्टर में आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं। रिंडरपेस्ट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशु रोग। रिंडरपेस्ट क्या है? तो ये पशु रोग है, ना कि मछली रोग है, ना कि पुष्प रोग है। ये क्या है? तो ये पशु रोग है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है बच्चों, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है मार्टिन लूथर, दूसरा ऑप्शन में है क्रिस्टोफर कोलंबस, तीसरा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन में है मार्को पोलो। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? निम्नांकित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? इसमें 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, हैजा, चेचक, प्लेग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों चेचक। चेचक जो रोग था वो अमेरिका के लोगों के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हुई, बहुत विनाशकारी। कौन सा रोग? तो चेचक रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? निम्नांकित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। सेकेंड ऑप्शन में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्क। थर्ड ऑप्शन में है जापान, फ्रांस और जर्मनी। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों ब्रिटेन, जापान और रूस। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। जैसे कि हम लोग मित्र होते हैं ना, वैसे ही पूछा है कि मित्र राष्ट्र कौन है? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया था? कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नांकित में से किस तरीके को अपनाया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, वर्टिकल लाइन, असेंबली लाइन, हॉरिजेंटल लाइन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा असेंबली लाइन तरीके को अपनाया गया था, असेंबली लाइन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड कौन था? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है कार निर्माता, दूसरा ऑप्शन में है मोटरसाइकिल निर्माता, तीसरा ऑप्शन में है कंप्यूटर निर्माता, चौथा ऑप्शन में है मोबाइल निर्माता। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, कार निर्माता। हमसे क्या पूछा है? तो हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड जो था वो कार निर्माता था। क्या निर्माता? तो कार निर्माता। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग जीके में भी क्वेश्चन को जरूर पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर 4 को लिखा हुआ है, सब 10 से लिखा हुआ है, 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर और 10 जुलाई। इसका सही आंसर होगा बच्चों 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 दिसंबर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, महामंदी की समयावधि क्या थी? महामंदी की समयावधि क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 में है 1929 से 1930, 1930 से 1940, 1940 से 1950, 1950 से 1960। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 1929 से 1930 के दशक में, 1929 से 1930 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से एकदम रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सके। तो चलिए अब 35 देख लेते हैं। 35 में लिखा हुआ है बच्चों, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जयदेव, समीर, रवि राय या हसरत जयपुरी। इसका सही आंसर होगा जयदेव, ऑप्शन नंबर 1, जयदेव। आप लोगों ने जीके में भी इसको पढ़ा होगा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है बच्चों, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाइबिल, डायमंड सूत्र, महाभारत या यूकियो। बाइबिल, डायमंड सूत्र, महाभारत या यूकियो। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र जो है वो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक है। जापान की, कहाँ की? तो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक है तो डायमंड सूत्र। अब आते हैं प्यारों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जोहान गुटेनबर्ग, आइजैक न्यूटन, मार्को पोलो, न्यूकॉमेन। इसका सही आंसर होगा बच्चों जोहान गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर 1 जोहान गुटेनबर्ग। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? तो जोहान गुटेनबर्ग। बस याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस तो गुटेनबर्ग। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी? योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, कुरान, डायमंड सूत्र, बाइबिल, रामचरितमानस। कुरान, डायमंड सूत्र, बाइबल या रामचरितमानस। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 बाइबिल। योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी? तो बाइबिल। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये बात किसने कहा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने, जीवी सैले ने, महात्मा गांधी ने या मार्टिन लूथर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की देन है, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कौन कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, 1876 में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है? अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, रस सुंदरी देवी, आशापूर्णा देवी, कैलाश बासिनी देवी या शिवानी ने। इसका सही आंसर होगा बच्चों रस सुंदरी देवी। कौन सी? तो रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी ने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी थी, रस सुंदरी देवी। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1872 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा बच्चों 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है, ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने 1871 में, कब डेट एकदम याद रखिएगा, 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन, कथा सागर। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जो था वो कौन था? इसमें 4 ऑप्शन में है, वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है लेखक। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन था? तो ये धर्म सुधारक था, धर्म सुधारक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है,
बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या विपिन चंद्र पाल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34 का बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। प्रोटेस्टेंट पुजारी, कैथोलिक पुजारी, उमेला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कैथोलिक पुजारी। कैथोलिक पुजारियों ने पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? तो इसका आंसर होगा कैथोलिक पुजारियों ने, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। 16वीं शताब्दी के मध्य, 17वीं शताब्दी के मध्य, 18वीं शताब्दी के मध्य या 19वीं शताब्दी के मध्य। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 16वीं शताब्दी के मध्य। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? तो 16वीं शताब्दी के मध्य आई थी। 16वीं शताब्दी के मध्य। ऑप्शन में एकदम कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, बहुत आसान है। पहली प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी के मध्य। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है राजा राममोहन राय, इरास्मुस, हिक्की या गोविंद मोहन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हिक्की। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्की ने। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हिक्की, हिक्की को। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ऑप्शन 1 में है जर्मनी का सम्राट, ऑप्शन 2 में है फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन 3 में है रूस का सम्राट, ऑप्शन 4 में है इंग्लैंड का सम्राट। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये फ्रांस का सम्राट था। कहाँ का? तो फ्रांस का सम्राट था। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है बच्चों फ्रांस की क्रांति का उग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का उग्रदूत किसे कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को या बिस्मार्क को। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 रूसो को। फ्रांस की क्रांति का उग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर अब आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बच्चों ज्यूसेपे मेत्सिनी का जन्म कब और कहां हुआ था? ज्यूसेपे मेत्सिनी का जन्म कब और कहां हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों 1802 ईस्वी में जनेवा में, 1810 ईस्वी में फ्रांस में, 1812 ईस्वी में इटली में, 1807 ईस्वी में जनेवा में। इसका सही आंसर होगा बच्चों 1807 ईस्वी में जनेवा में। ज्यूसेपे मेत्सिनी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो ज्यूसेपे मेत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था। इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसमें बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में रूसो, दूसरा ऑप्शन में मेत्सिनी, तीसरा ऑप्शन में वाल्टेयर, चौथा ऑप्शन में दिदरो। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। कौन है? तो रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 को बताने से पहले बता दो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाली आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ बच्चों जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेत्सिनी, मैटरनिक, बिस्मार्क, रूसो। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 मैटरनिक। कौन? तो मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 में, क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है कैरोल कुरपिस्की कौन था? कैरोल कुरपिस्की कौन था? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है इटली राष्ट्रवादी, दूसरा ऑप्शन में है फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, तीसरा ऑप्शन में है पोलिश राष्ट्रवादी। इसमें तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पोलिश राष्ट्रवादी। ये भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा एकदम। कैरोल कुरपिस्की कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पोलिश राष्ट्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, जिससे कि उन लोगों को भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है कुस्तुनतुनिया की, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्ट ऑफ यूनियन की, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है वर्साई की, चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 कुस्तुनतुनिया की। कुस्तुनतुनिया की किस संधि? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनानी को एक राष्ट्रीय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। कुस्तुनतुनिया की संधि कौन सी संधि? तो कुस्तुनतुनिया की संधि। अब आते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार, ऑस्ट्रिया का इतिहासकार, जर्मनी दार्शनिक या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू जो था वो फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ बच्चों किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? रूपक, रूढ़िवाद, राष्ट्रवाद या कल्पनादर्श? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है रूपक, रूढ़िवाद, राष्ट्रवाद और कल्पनादर्श। इसका सही आंसर होगा बच्चों राष्ट्रवाद। कौन सा? तो राष्ट्रवाद। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ बच्चों जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन सी महिला रूपक बनी? जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन सी महिला रूपक बनी? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ बच्चों मारियन, ब्रिटेनिया, जर्मेनिया या मेजिनी। इसका सही आंसर होगा बच्चों जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन सी महिला रूपक बनी? जर्मेनिया, तो जर्मनी, जर्मेनिया। एकदम याद करना बहुत आसान है बच्चों, जर्मन, जर्मेनिया। इसका आंसर होगा जर्मन से जर्मेनिया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ बच्चों प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है वियना की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि या लंदन की संधि। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 वियना की संधि। कौन सी संधि? तो वियना की संधि। प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ वियना की संधि के द्वारा युद्ध क्या हुआ था? विराम हो गया था। वियना की संधि, विराम तो वियना की संधि, आराम से याद हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन में 59 में लिखा हुआ है इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871, 1873, 1876 या 1889? इसका सही आंसर होगा बच्चों 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ बच्चों बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, लुई 14वां या जॉर्ज 3। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 नेपोलियन बोनापार्ट। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? तो इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है वेनेसिया, सार्डिनिया, नेपल्स या प्राग। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सार्डिनिया। ऑप्शन नंबर 2 सार्डिनिया।
अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी की क्लासेस को ज्वाइन जरूर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, मासीले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मासीले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है रूस का, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है इटली का, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है जापान का। इसका सही आंसर होगा बच्चों फ्रांस का, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस का। मासीले किस देश का राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस का। नेक्स्ट बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ बच्चों, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कल्याणकारी राज्य, गणराज्य, राष्ट्रीय राज्य या राजतंत्र। इसका सही आंसर होगा बच्चों राष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय राज्य, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय राज्य। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है बच्चों, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों। पहला ऑप्शन में है कल्पनादर्श, दूसरा ऑप्शन में है रूपक, तीसरा ऑप्शन में है संगठक, चौथा ऑप्शन में है निर्माण। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 रूपक, ऑप्शन नंबर 2 रूपक। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ बच्चों, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है उसे क्या कहलाता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों निरंकुशवाद। क्या कहलाता है? तो निरंकुशवाद। ये क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर का कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं, तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होता है उसे कहलाता है निरंकुशवाद। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निरंकुशवाद। नेक्स्ट बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ बच्चों, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, किंग जॉर्ज 11, निकोलस 11, केसर विलियम चौथा और विक्टर एमैनुअल सेकेंड। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 विक्टर एमैनुअल द्वितीय। क्वेश्चन में पूछा था निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? इसका इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था, इसका सही आंसर होगा विक्टर एमैनुअल द्वितीय। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है, निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। पहला ऑप्शन में है इटली, दूसरा ऑप्शन में है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन में है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन में है यूनान। इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर चौथा यूनान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 विस्मार्क। किसने किया है? तो विस्मार्क में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, प्रसा, ऑस्ट्रिया, म्यूनिक, बर्लिन। प्रसा, ऑस्ट्रिया, म्यूनिक, बर्लिन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 प्रसा, ऑप्शन नंबर 1 प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। फ्रेडरिक सार्यू का विषय क्या था? फ्रेडरिक सार्यू का विषय क्या था? 4 ऑप्शन में है लोकतंत्र, पूंजीवाद, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों लोकतंत्र। क्या था? तो फ्रेडरिक सार्यू का विषय क्या था? तो ये लोकतंत्र था।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। इसका सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ बच्चों, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसने कहा है। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसने कहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, मेत्सिनी, वाल्टेयर, रूसो, दिदरो। इसका सही आंसर होगा बच्चों रूसो। कौन सा आंसर, तो आंसर नंबर 3 रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 में बच्चों लिखा हुआ है मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। मतदान के अधिकार को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मताधिकार। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है बच्चों, लिब्रे क्या है। लिब्रे क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासक व्यवस्था या फ्रांस में प्रचलित एक कर व्यवस्था। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसीसी मुद्रा। लिब्रे क्या है, तो लिब्रे जो है वो फ्रांसीसी मुद्रा है। क्या है, तो फ्रांसीसी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है बच्चों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या भारतीय क्रांति। इसका सही आंसर होगा बच्चों फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो यह फ्रांसीसी क्रांति की देन है। इस तरह बच्चों हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बताने से पहले बच्चों एकदम ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में वीडियो नहीं याद होता है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, लेकिन अच्छे से पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन एकदम नहीं आने वाला। 100% इसी में से क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 में लिखा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है। इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, दिदरो, रूसो, वाल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रूसो। रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा था, तो रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ बच्चों, किसके कल्पनादर्श, जिसको हम लोग यूटोपिया भी बोलते हैं, किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, मेत्सिनी, नेपोलियन, कार्ल कैस्पर या फ्रेडरिक सारियो। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक सारियो। ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक सारियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ बच्चों, 12 मार्च 1928, 12 मई 1930, 12 मार्च 1930 या 12 मार्च 1935। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 12 मार्च 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 12 मार्च 1930। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ बच्चों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। 1875, सेकेंड ऑप्शन है 1870, थर्ड ऑप्शन है 1893, चौथा ऑप्शन है 1880। इसका सही आंसर होगा बच्चों
ऑप्शन नंबर 3 1893। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ बच्चों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जनरल डायर ने। किसने? तो जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 20 जून 1931, 16 अगस्त 1931, 7 सितंबर 1931, 10 नवंबर 1931। इसका सही आंसर होगा बच्चों 7 सितंबर 1931, ऑप्शन नंबर 3 7 सितंबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रॉलेट एक्ट। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो रॉलेट एक्ट में था। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा हुआ है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों, 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945, और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1912 से 1918। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। अगर आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो ये होगा 1939 से 1945। लेकिन हम लोगों का सवाल था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1914 से 1918। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा हुआ बच्चों, महात्मा गांधी ने कब नमक कानून का उल्लंघन किया? महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। 12 मार्च 1930, 31 अक्टूबर 1929, 6 अप्रैल 1930, 2 मार्च 1930। इसका सही आंसर होगा बच्चों 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर 3 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ बच्चों, 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा जी और इरविन, महात्मा जी और मैकडोनाल्ड, महात्मा जी और अंबेडकर, महात्मा जी और जिन्ना। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 महात्मा जी और अंबेडकर। महात्मा जी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता एक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में लिखा हुआ है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1906। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है, महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1918, 1917, 1915 और 1916। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 1915। महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में वो लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ बच्चों, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? इसमें 4 ऑप्शन लिखा हुआ बच्चों, 1918, 1920, 1916 और 1917। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 1917। किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में महात्मा जी ने
सत्याग्रह कब किया? तो ये 1917 में किया था। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 1929 में भारत के लिए डोमिनियल स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया था? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, वायसराय लॉर्ड इरविन या लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, वायसराय लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने, ये क्वेश्चन बच्चों मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों, मोतीलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बाबा रामचंद्र। इसका सही क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में, कहां पर? तो अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ है निम्नांकित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया? निम्नांकित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों, वैधानिक कमीशन, भारत सरकार, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या ब्रिटिश काउंसिल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ है महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है, 78 सदस्य, 72 सदस्य, 85 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, 78 सदस्य। 78 सदस्य के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिसंबर 1920 नागपुर, दिसंबर 1920 नागपुर में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है, स्वराज पार्टी, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या कांग्रेस पार्टी। इसका सही आंसर होगा बच्चों स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा हुआ बच्चों आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, महात्मा गांधी, सी रामचंद्र, अल्लूरी सीताराम राजू, अब्दुल गफ्फर खां। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा हुआ है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा है? इसमें चार ऑप्शन लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्रपाल। इसको आप लोग जीके में भी बहुत पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बात किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, बापू किन्हें कहा जाता है? यह आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, बापू
किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को हम लोग बापू भी कहते हैं, बापू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की है? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की है? इसमें हम लोग का 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, मुख्तार अब्दुल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फर खां या मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल गफ्फर खां। अब्दुल गफ्फर खां इसका सही आंसर होगा। इस तरह बच्चों हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के इतिहास का टोटल 100 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिनको पूरे कंप्लीट कर लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।